यानी गज़ल के अशार की तशरीह कैसे की जाए। 9th से लेकर 2nd ईयर तक तमाम तलबा व तलबात को ये संगीन जो है परेशानी लाहक होती है गज़ल के अशार की तशरीह करते हुए। ये भी बता दूं कि गज़ल और नज़्म में फ़र्क क्यों, गज़ल में क्यों परेशानी होती है और नज़्म में क्यों नहीं होती। नज़्म में इस वजह से नहीं होती कि नज़्म में एक टॉपिक होता है और उस टॉपिक से ही मुतल्लिक़ा शेर लिखे होते हैं। मसलन इकबाल की जवाबी शिकवा है तो जवाबी शिकवा से मुतल्लिक जो शिकवा था उसका जवाब आ रहा है। बड़े चलो नज़्म है, मनाज़र सार है तो उसमें मनाज़र सार है तो सुबह के मंजर कशी की जाएगी। इसी तरह मुनीर न्याज़ी की नज़म थी हमेशा देर कर देता हूँ, तो उसमें भी नफ्सियात का एक ज़िक्र है तो हमेशा उन कामों का ज़िक्र करेगा जो देर होगी। जबकि गज़ल का हर शेर एक अलग इकाई होता है, हर शेर एक मुकम्मल मफ़हूम रखता है, हर शेर में एक मुकम्मल मज़मून शायर बयान करता है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा नज़्म में आपको 2-3 शेर के उनके अल्फाज मानी पता है या वो अल्फाज आपको उनके मानी पता है या वो शेर आपको आसान लगे उनकी आप तशरीह कर ली। चौथा शेर आया उसके अल्फाज कुछ मुश्किल भी है लेकिन आप उस टॉपिक और पहले तीनों शेरों से और अगले 2 शेरों से उसको जो है मर्ज कर देते हैं, उसके मफ़हूम को समझ सकते हैं। गज़ल में ऐसा नहीं होता क्योंकि गज़ल का दोबारा बता रहा हूँ कि हर शेर का एक अलग मफ़हूम, अलग मानी और अलग एक कॉन्सेप्ट होता है। उसमें सबसे बहुत ही आसान तरीके हैं 4-5 जो आप किसी भी, चाहे 9th का कोई स्टूडेंट है, 10th का है, 1st ईयर का है, 2nd ईयर का है, उनके समझने के लिए मैंने ये 2nd ईयर की अल्लामा इकबाल की गज़ल है शामिल निसाब है, उसके 2 शेर लिखे हैं मिसाल के लिए और इन्हीं 2 शेरों के हवाले से मैं अपने टॉपिक और अपनी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 है, कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने है मजनू की लैला की तरह तू खुद भी है मुहम्मल नशीनों में। एक सामने शेर आ गया है, अब शेर जो है वो स्टूडेंट के सर के ऊपर से गुजर गया, उसे कुछ समझ नहीं आई। याद रखें जब शेर आपके सामने आया और उस शेर की आपकी समझ नहीं आई, आप उस शेर को एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा पढ़ें, तीसरी दफ़ा पढ़ें और कोशिश करें कि शायराना रंग में शेर को पढ़ें, नसर की सूरत में से न पढ़ें। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मुहम्मल नशीनों में। तो कहीं ना कहीं शेर का मफ़हूम आपकी सोच, आपके कॉन्सेप्ट जो आपने कुछ गज़ल के बारे में, शायरी के बारे में मालूमात हासिल कर रखी हैं, जो समझते हैं, जो आपके पास मालूमात हैं, जो आप पढ़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं पे जब 3-4 दफ़ा शेर को पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से ना वो चीज़ को क्लिक करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले जो उसूल है वो शेर को 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ें। किसी की बात पे न जाएं कि जी इकबाल मुश्किल शायर है या गालिब जो है मुश्किल है या फ़लाँ की शायरी मुश्किल है या इकबाल ने अरबी और फ़ारसी तरकीब इस्तेमाल की हैं या गालिब ने की हैं। ठीक हो गया, मुश्किल है तभी जो है आप उसका कोई चीज़ भी देखें। आपको वो एक अक्सर बात हमारे बड़े कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं जी माँ के पेट से सीख के कोई नहीं आया, यहीं पे सारा सीखते हैं। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, याद रखें मुश्किल वो चीज़ होती है जिसे आपका दिल और दिमाग मुश्किल बना दे। ठीक हो गया, तो कोई मुश्किल नहीं है, 3-4 दफ़ा शेर को सबसे पहले पढ़ें। उसके बाद जो सबसे पहला काम करने का है वो क्या करना है, आपने तर्जमा या नसर, मैंने लफ्ज़ लिखा है, आपने उस शेर को तर्जमा या नसर की सूरत में लिख लेना है। अच्छा, जैसे मैंने इसे लिखा है, ए मजनू तूने कभी अपना नज़ारा किया है, लैला की तरह तू खुद भी मुकम्मल नशीनों में शामिल है। जब आपके एक सवाल आता है जी दरजैल नसर पारे की सियाको सबाक के हवाले से तशरीह करें या बहवाला मतन तशरीह करें, तो आपके ये चीज़ नोटिस में होगी कि जी जब वो पैराग्राफ पूरा आता है तो उसमें 8-10 लाइनें होती हैं, वो नसर में होती हैं। उसकी तशरीह करते हुए आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, आपको कोई परेशानी लाक नहीं होती क्योंकि वो नसर की सूरत में है। तो जो शेर हैं इसमें अल्फाज शायर औज़ान के मुताबिक इस्तेमाल करता है, अल्फाज आगे पीछे होते हैं तो जिससे स्टूडेंट को परेशानी का सामना होता है।
तो सबसे पहली जो है ज़रब आपने लगानी है वो क्या लगानी है, उस शेर को, उन अल्फाज को क्या है, या उसका तर्जमा लिख लें या उसे नसर की सूरत में वही अल्फाज लिख दें। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ऐ मजनू, तो इसे हमने आखिर पे था, हमने शुरू कर दिया है मजनू तूने कभी अपना नज़ारा किया है, लैला की तरह तो ख़ुद भी मुकम्मल नशीनों में शामिल है। सिंपल अल्फाज में नसर में। अब इसका तर्जमा मैंने मुकम्मल नहीं किया, सिर्फ उसे नसर की सूरत में लिखा है ताकि आपके जहन में शेर का खाका रहे कि ये अल्फाज शेर के ही हैं। पहली चीज़ ये। दूसरा शेर भी इधर देख लें, महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियाँ जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। तर्जमा और नसर। विसाल के महीने लम्हों में गुजरते हैं और जुदाई के लम्हे भी महीने में बन जाते हैं। अब पैराग्राफ आपका 8-10 लाइनों का था, तशरीह करते हुए आपको मुश्किल पेश नहीं आई। शेर 2 मिसरों का है, आपको परेशानी लाक है, तो उस शेर को नसर की सूरत में लिखा। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक एक लाइन आई है जिसकी हमने तशरीह करनी है। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने काम क्या करना है कि सिंपल जो है ये चीज़ होती है, तशरीह मुश्किल नहीं है, इस चीज़ को आपने फैला देना है। ठीक हो गया, यानी आपने एक राय का पहाड़ बना देना है। जितने ज़्यादा उस पर आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं करें। शर्त यह है कि आपने असल को नहीं छोड़ना, यानी शेर को नहीं छोड़ना। कि बहुत स्टूडेंट वो जब मैं पेपर मार्क करता हूँ तो बच्चे कहानियों की तरफ निकल जाते हैं जो किसी खाते में नहीं आती। इतनी ज़्यादा जो है वो कहानियाँ उन्होंने शामिल की होती हैं कि आप जो है ना वो यूँ समझ लें कि आपने कॉलेज आना है, स्कूल आना है, आप कोई रास्ता भी इख्तियार करेंगे तो कॉलेज के स्कूल का टाइम 8 बजे है तो आपने 8 बजे पहुंचना है। आप कोई सोर्स भी इस्तेमाल करते हैं आपने 8 बजे पहुंचना है। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, पैदल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हैं, तो क्या होता है कॉलेज पहुंचना है। तो आप कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं, जो आगे ये 3-4 रास्ते मैं इसके बता रहा हूँ तशरीह, आपने पहुंचना किधर है, कॉलेज। यानी आपने पहुंचना कहाँ पे है, शेर के मरकज़ी ख्याल और उसके मफहूम पे। आप दाएं बाएं से कोई बात भी जोड़ते हैं, कोई बयान करते हैं तो उसको रिलेट करना है अपने शेर की तशरीह से। अच्छा, अब तर्जमा हमारा पहला असूल जो है वो हो गया है। दूसरा असूल है ज़ाहिरी और मख्फी मफहूम। याद रखें हर शेर के अंदर एक ज़ाहिरी मफहूम होता है और एक होता है मख्फी। नज़्म के अंदर मनाज़र सारे सीधा सीधा ज़ाहिरी मफहूम में भी सुबह की मंजर कशी की जा रही है। मख्फी मफहूम वो होता है जो शायर के जज्बात होते हैं। अब शायर 2 मिसरों में अपने जज्बात को कैद करने का पाबंद है, 2 मिसरों से वो बैर नहीं जा सकता। लेकिन आप तशरीह करते हुए किसी चीज़ के पाबंद नहीं है, कोई मजबूर नहीं है। आपने उसके मख्फी मफहूम को भी देखना है, ज़ाहिरी को भी। ज़ाहिरी मफहूम सामने हमारे एक लैला मजनू के किस्से की जो रवायती दास्तान है वो नज़र आ रही है। शायर ने तलमी इस्तेमाल की है कि मजनू को शायर कह रहा है कि तू कभी अपनी चीज़ की तरफ देख कि तू भी लैला की तरह मुकम्मल नशीनों यानी कजावे में बैठ गया है, आरामदेह अयाशी का शिकार हो गया है, अयाशी में बैठ के उसी की तरह पाबंद हो गया, मेहनत नहीं कर रहा, हासिल करने की, लैला को हासिल करने की कोशिश या जदोजहद नहीं कर रहे हो। ये था ज़ाहिरी मफहूम। अब इसके अंदर मख्फी मफहूम देखें जो शायर बयान कर रहा है, जो शायर हमसे चाह रहा है। मख्फी मफहूम जो है दूसरा हमारे सामने आता है। शायर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजनू से मुराद जो है वो शहीन जिनके लिए इकबाल ने इस्तारा इस्तेमाल किया था, नौजवानों को करार दे रहे कि ए नौजवान कभी तूने भी अपना नज़ारा किया है। अब नज़ारा का मतलब है देखना। मख्फी मफहूम क्या है कि अपने आप पे गौर किया है, अपने कामों पे, अपने दिन रात की रूटीन पे, अपनी ज़िंदगी पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू भी मुकम्मल नशीनों उन लोगों में शामिल हो गए जो मेहनत और कोशिश या जदोजहद नहीं करते, बस दरख्त लगाना नहीं चाहते, दरख्त की केयर करना नहीं चाहते, सिर्फ फल खाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। तो शायर क्या कह रहा है, मख्फी मफहूम में हमें आमादा अमल कर रहा है कि आप क्या करें, आमादा अमल हो, मेहनत करोगे यानी पौधा लगाएंगे, दरख्त बढ़ेगा, तब जाके आप फल खाएंगे। पूरा साल आप चल रहे हो तो पूरा साल आपकी रूटीन वाइज एक रेगुलर बुनियादों पे आप कॉलेज जा रहे हो, रेगुलर बुनियादों पे आप ट्यूशन जा रहे हो, रेगुलर बुनियादों पे रात को आप मुताला कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अपने जो दिन को आपने पढ़ा उन कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर में जाके आपको फल मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कॉलेज भी सुबह जो है वो उठती हुई मौत पढ़ रही हो, ट्यूशन के लिए ना जाएं, बारिश आ जाए,
कोई मेहमान आ जाएं, गेस्ट आ जाएं, या कोई बहाना बना के आप रात को भी ना पढ़ें और एंड पे आगे कहें कि हमें फल मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये मख्फी मफहूम जो है आपको समझा रहा हूँ। अब मख्फी मफहूम याद रखें, जितने ज़्यादा आप बयान करेंगे उतना ज़्यादा मुम्तहन को वो चीज़ कैच करेगी कि हाँ भाई इस तालिब इल्म ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ कहानियाँ नहीं लिखी हुई, वो उतने ज़्यादा आपको मार्क्स देता है। मसलन मख्फी मफहूम में एक तो आपको कॉलेज की ज़िंदगी के हवाले से समझाया, दूसरा क्या है, एक शख्स उसकी दुकान है वो जाता है 9 बजे, एक दूसरी की दुकान है वो जाता है 7 बजे। तो जो 7 बजे वाला है वो अपने काम को ज़्यादा जो है वो टाइम दे रहा है, तो लाजमी बात है वो मुखमल नशीन नहीं है दूसरे की तरह, तो वो ज़्यादा उसका रिजल्ट हासिल करेगा। दूसरी जब आप तशरीह करते हैं, मिसाल देते हैं, तो ये भी बयान कर देते हैं। तीसरी चीज़ आती है मुहज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज़ इख्तियार करें या अल्फाज। मसलन शायर जो है हम कहते हैं कि जी तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इसमें हम कहेंगे, शायर कहते हैं कि जी ए माशूका जब तुम मेरे पास होती हो। ये गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं, ये मुम्तहन को उल्टा जो है आपके ख़िलाफ़ बदज़न करने वाली बात है। मुहज़्ज़ब अल्फाज, शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करना है, अंदाज़ करना है। शायर कहता है कि ए महबूब जब तुम मेरे पास होते हो। इन दोनों जुमलों में आपने दो चीज़ें नोट की होंगी। नंबर 1, माशूक माशूका का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना, महबूब का अल्फाज इस्तेमाल करें मुहज़्ज़ब। दूसरा जो सीगा है, जुमला है, वो महबूब अपमुअन्नस नहीं है, महबूब जब तुम मेरे पास होती हो नहीं, ए महबूब जब तुम मेरे पास होते हो। इस तरह का अंदाज़ इख्तियार करना है। चौथी चीज़ है शेर का मरकज़ी ख्याल, जो शुरू में कहा है कि मरकज़ी ख्याल को समझें। शायर इस चीज़ में मरकज़ी ख्याल में हमें आमादे अमल कर रहा है। इस शेर में शायर वसल, मिलना, मुलाकात और जुदाई को बयान करते हैं, दोनों के फ़र्क को। ठीक हो गया। पांचवी चीज़ है जो सबसे अहम है, शेर। जो आपने शेर जिसकी तशरीह कर रहे हैं उससे मुतल्लिका आपको अशार याद होने चाहिए। वो सबसे ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन मुम्तहन पे छोड़ता है। वो समझ जाता है कि तालिब इल्म ने, स्टूडेंट ने सिर्फ निसाब को ही रटा नहीं लगाया बल्कि गैर निसाबी कुतब का भी मुताला किया हुआ है। हम दूसरे शेर को देखते हैं, महीने वसल की घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियाँ जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। अब आप इसमें क्या करते हैं, जैसे फैज़ अहमद फैज़ का शेर था कि वसल की शब थी तो किस दर्जा सुबह गुजरी, हिजर की घड़ी है तो किस दर्जा गरां ठहरी है। मुतल्लिका शेर आपने लिख दिया। शेर आया, आपने तर्जमा या नसर लिखी। जो आपने रेफरेंस शेर लिखना है वो बेशक आप तशरीह के शुरू में डाल दें, दरमियान में लिख दें, आखिर में लिख दें। जहाँ पे आप तशरीह करते हुए आपको सूटेबल लगता है कि यहाँ पे अब जो है शेर, मुझे जो रेफरेंस शेर याद आ रहा है वो लिख देना चाहिए, आप लिख दें। सही हो गया। यहाँ पे जब लैला मजनू का बयान करेंगे तो आप लिखेंगे साथ में उस शेर की जो खूबियाँ होती हैं उसको बयान करें। आप कहेंगे कि इस शेर में शायर ने सनत तलमी का इस्तेमाल किया है। जब इस तरह की खूबी लिखेंगे वो तो एक अलग लाइन पे लिखें। तशरीह करते हुए आप 2 लाइनें लिख चुके हैं, तीसरी लाइन पे आप वाज़े, तीसरी लाइन पे आपको याद आया कि तलमी है, आप नोट कर चुके हैं, तो आप कहते हैं कि इस शेर में शायर ने लैला और मजनू की तलमी इस्तेमाल की है। उस तलमी को एक्सप्लेन भी कर दें 1-2 लाइनों में कि लैला और मजनू जो है 2 रोमानवी दास्तान के, अरबी दास्तान के किरदार हैं और मजनू जो है वो लैला को हासिल करने के लिए सहरा, नूरदी और XYZ इस तरह को घूमता फिरता रहता था। अब इसमें शेर में आप देखते हैं कि सनत तज़ाद है, वसल और जुदाई है, महीने और घड़ियाँ हैं। तो इसमें भी आप बयान करते हैं कि शायर ने शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है क्योंकि महीने और वसल और जुदाई, महीने और घड़ियाँ 2 मुतज़ाद अल्फाज हैं कि यानी शेर में आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल आते हैं जो एक दूसरे की ज़िद हों। यानी ज़मीन का ज़िक्र हो तो आसमान का ज़िक्र हो, रात का दिन का ज़िक्र हो तो दिन का ज़िक्र हो। इसे कहते हैं सनत तज़ाद। तो जब इस तरह की आपके शेर के अंदर कोई शेरी खूबी आपको नज़र आती है, कोई कवायद नज़र आते हैं, तो उसे आप अलग पैराग्राफ में लिखेंगे। अच्छा, मुतल्लिका शेर आपने लिखने हैं। अगली जो चीज़ है सबसे अहम, कि जब आप तशरीह कर रहे हो उस तशरीह के दौरान आपको कोई कुरान की आयत याद आती है, उस आयत का मफ़हूम लिख दें। कोई हदीस याद आती है, उस हदीस को लिख दें। किसी दाना का
किसी बड़ी शख्सियत का कोई कौल याद आ रहा है, कोई उसकी कोटेशन याद आती है आपको, वो लिख दें। और कोटेशन लिखेंगे, हदीस लिखेंगे या कुरान की आयत लिखेंगे तो उसे आपने क्या करना है, वावैन में लिखना है, जिसे आप इन्वर्टेड कामास कहते हो। तो तशरीह का मकसद ये होता है, जैसे आपके सामने दो शेर हैं, अब इन शेरों को बयान मैंने करना है, इनको एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है। और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मुमतहन की मिसालें दी हैं जी, आपने तर्जमा लिखें जी, ये करें वो करें। तो आपने मुतल्लिका चीज़ क्या करनी है, पहुंचानी है। मसलन आप जुमे की नमाज़ के लिए जाते हैं और आलिम हैं, मौलवी साहब बैठे हैं, उन्होंने तकरीर आज करनी है जी तौहीद पे आपको मिसालें कहाँ कहाँ से बयान करेगा जी, बुतों की, काफरों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की। फ़लाँ को पूछते हैं, कुरान ये कहता है, फ़लाँ को ये कहते हैं, कुरान ये कहता है, क्रिश्चियन ये कहते हैं, कुरान ये कहता है। उन सारे मामलात और हालात को किधर जोड़ रहा है, अपने मौजू से। तो आपने जो तशरीह करनी है, अब उसमें जो तौहीद बयान कर रहा है वो कुरान की आयतों को नहीं सिर्फ बयान कर रहा, वो हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों और दूसरे मज़ाहिब, हर तरह की मिसालों से चीज़ें वाज़े करता चला जा रहा होता है, आम ज़िंदगी की मिसालों को बयान कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो ऐसी ही जब आपने तशरीह करनी है तो आपको कोई भी दाना का कौल है, कुरान की आयत है, हदीस है, आपने उसे बयान कर देना है। जैसे मीर की शायरी में अगर हम देखते हैं तो एक नापैदारी का जिक्र आता है कि ये दुनिया आर्जी है, इसने ख़त्म होना है। जैसे उनका शेर है ना कि आज जिसको गुरूर बहुत है यहाँ ताजवरी का, कल उस पे फिर यही शोर है फिर नोहा गरी का। अब इसमें उन्होंने क्या बयान किया है कि जो शोहरत, जो दौलत, धन दौलत आपके पास आई है वो हमेशा के लिए नहीं है, आर्जी है। शोहरत नहीं, दौलत वो आर्जी है, ख़त्म होने वाली है। और यही चीज़ हम इसके मुतालिक जब हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, हदीस याद आती है, किसी हज़रत अली का, खुलफाए सलासा का, खुलफाए राशिदीन का कौल याद आता है कि दुनिया ने इधर रह जाना है जी, औलिया का कौल याद आता है, आपको अपने कोई उस्ताद की बात याद आती है, कोई मिसाल याद आती है, तो वो आपने क्या करनी है, लिख देनी है। तो याद रखें, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिंपल आपकी तशरीह। इसके लिए एक और चीज़, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को इस तरह के अक्सर टास्क देता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर जी शुरू कहाँ से करें। तो शुरू आपने सिंपल उस तर्जमे को लिखना है, उस शेर का अल्फाज को तर्जमा या नसर में लिखना है, उसके मरकज़ी ख्याल को समझना है। तो जो पहला ख्याल आता है वहीं से शुरू कर दें। ठीक हो गया। रिहर्सल जो आपकी है उसमें जब आप 2, 4, 5, 10 शेरों की तशरीह जो है वो रिहर्सल मश्क के तौर पे करेंगे तो उसके बाद आप जो है ज़्यादा वैलिड और ऑथेंटिक तरीके से लिखने के, इसकी तशरीह करने के काबिल हो जाएंगे।